दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 25 मार्च 2025 को होने वाली परीक्षा है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए। जितने भी टॉपिक हैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे ये टोटल इतने टॉपिक कवर किए हैं और जिसमें टोटल हमने 155 MCQ दिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अनुमानित क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर रिमाइंड करिएगा, तभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपको बहुत मदद मिलेगी एक बार ये वीडियो देखने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमने जो टॉपिक कवर किया है वो है सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार, सामुदायिक संगठन की समझ और सिद्धांत, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, पंचवर्षीय योजनाएँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियां एवं रोकथाम। दोस्तों ये इतने टॉपिक इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि लोगों के जो नंबर कट रहे हैं ना, तो वो बीमारियां तो पढ़ लिए और पोषण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लिए, लेकिन जो उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं वो इन टॉपिक से छूटते हैं। हमने बहुत सारे लोगों का एनालिसिस देखा, उनका कमेंट देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि जो उनके जो नंबर कट रहे हैं तो इन्हीं टॉपिक से कट रहे हैं। इसीलिए हमने आपके लिए टोटल 155 क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत नई चीज़ सीखने वाले हैं आप हमारे पूरे वीडियो में। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी और जिनका नहीं हुआ है वो भी। जिनका हो गया है वो इसलिए सब्सक्राइब करके रखें कि अगले एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए कि आपको और आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हम सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए MCQ लेकर आएंगे। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, उपभोग स्तर, साक्षरता दर या स्वास्थ्य सेवाएं? तो किसके आधार पर यहाँ पे गरीबी का निर्धारण किया जाता है भारत में? देखिए हर देश में गरीबी निर्धारण करने के लिए एक पहलू होता है, एक माप होता है, उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो जो भारत में गरीबी रेखा निर्धारण करने का आधार बनाया गया है वो है दोस्तों उपभोग स्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने कौशल के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं कर पाता वो क्या कहलाती है? खुली बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, असंगठित बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें क्या आंसर टिक करेंगे, एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? बाल श्रम निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम? तो दोस्तों महिलाओं से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है सशक्तिकरण के लिए। तो हालांकि उनके लिए तो यहाँ पे ये दोनों जो अधिनियम है, दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम, ये दोनों महिलाओं से ही संबंधित है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ महिला की नहीं है, महिला के सशक्तिकरण की है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति वर्ष 2022 में क्या थी? 127वीं, 135वीं, 140वीं या 142वीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 127वीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा अगर आपने देखना शुरू किया है तो। और अगर आपको कंप्लीट नहीं देखना है तो प्लीज़ फिर यहीं से बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर ये आपके काम की चीज़ नहीं है ना। लेकिन अगर आप मन करके तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा।
टोटल 155 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और टोटल 155 में से आप हमको लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप देखते होंगे कि हम हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, जो भी क्वेश्चन रिप्लाई करने लायक होता है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1990 में लागू किया गया था। अब देखिए, आपको अगर आप और कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ष मिले, तो उसका भी हम यहाँ पे शंका समाधान आपका किए देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हमने एक्सप्लेन किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को 11 सितंबर 1989 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 को इसे अधिसूचित कर लागू किया गया। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष लागू किया गया है, तो लागू किया गया है 1990 में। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में लागू नहीं पूछता है, पारित होने का वर्ष पूछता है, तो वो फिर 1989 होगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप इसके पहले 1989 पढ़े रहे हों, लेकिन 1989 किसके लिए होता है? जब पारित हुआ था तब की डेट है 11 सितंबर 1989, और जब लागू हुआ है तब 1990, 30 जनवरी 1990। चलिए, आई होप कि आपको इसमें जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा किसके द्वारा अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत की गई थी। हालांकि प्रस्तुत करने के लिए तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था, लेकिन जो अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत की गई थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा मिशन कार्यरत है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन या जल जीवन मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन, जिसको शॉर्ट में NAPCC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो ये अधिनियम लागू है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको डाउट करने वाला है, दूरसंचार विनियमन अधिनियम 1995। इसमें आप डाउट मत होइएगा, ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका ये है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1952 में। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों 2013 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, PC महालनोबिस या जॉन रॉल्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जिसका शॉर्ट में जेम कहते हैं, सूचकांक किससे संबंधित है? जो जेम का सूचकांक है ये किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको ऑप्शन पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके और ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर आंसर दीजिएगा। और अगर आप बिना पॉज किए ही पढ़ सकते हैं तो कमेंट कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
भारत में महिलाओं की स्थिति पर आधारित प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी 1974 में। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हो सकता है आप लोगों ने इसके स्थान पे कोई और डेट पढ़ी हो, अगर पढ़ी है तो हम उसका भी समाधान किए देते हैं कि हालांकि इस रिपोर्ट का कार्य 1971 में शुरू हुआ था और इसकी तैयारी में कई वर्ष लगे, इसीलिए इसे 1971 की रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह रिपोर्ट भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है और महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए है क्या कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 1974 ऑप्शन नहीं है, 1971 है, तो फिर वहाँ पे उसका राइट आंसर 1971 ही हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं, ना तो अगर देगा तो 1974 देगा या तो देगा 1971 देगा। ठीक है, तो देखिए काम शुरू हो गया था 1971 में ही, लेकिन इसको कंप्लीट करने में कई वर्ष लगे, इसलिए इसको कब प्रेषित किया गया, कब प्रकाशित किया गया? 1974 में। तो हालांकि इस रिपोर्ट को 1971 रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों एग्जाम में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था जिससे इसे अधिक प्रभावी बनाया गया? तो इसे कब संशोधन किया गया था? 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामाजिक बहिष्कार की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा विकसित की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों पियरे बोर्डियू के द्वारा विकसित की गई थी 1917 में, 1917 में इनके द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की थी? ये जो एनजीटी है, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 2010 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट करिएगा तो। नेक्स्ट है, भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित नवीनतम विधेयक कौन सा है? तो ये है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है? आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या मिशन इंद्रधनुष? तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हैं और ये कई बार हमने खुद अपने वीडियो में चर्चा किया है। यहाँ पे हमने आपको रिमाइंड इसलिए कराया है क्योंकि हम 25 मार्च को फोकस कर रहे हैं, 25 मार्च को जो एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से। तो अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर दे लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2014 में, ऑप्शन नंबर सी। ये जो विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन है ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने पूरा डिस्क्राइब किया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था दोस्तों 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अब बताइए यहाँ पे जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया 19 अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता या गरीबी उन्मूलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस योजना के दौरान 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ? तो ये हुआ था
तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को कौन सी चुनौती सबसे अधिक प्रभावित कर रही थी? तो ये कर रही थी तेल संकट और मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के रूप में समाप्त कर दिया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 5वीं योजना को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई? तो ये देखी गई दोस्तों कृषि उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी मरे जी रॉस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवर्तन लाना और सामूहिक समस्याओं का समाधान। हम यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं, आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? तो यहाँ पे पहला चरण होता है समुदाय का विश्लेषण। अगर आप कोई सामुदायिक संगठन बना रहे हैं तो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में जो फर्स्ट स्टेप होता है तो वो है एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समुदाय के लोगों की भागीदारी सामुदायिक संगठन का आधार है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये अब संबंधित है दोस्तों लोक सहभागिता का सिद्धांत, क्योंकि भागीदारी की बात की गई है ना। समुदाय के लोगों की भागीदारी सामुदायिक संगठन का आधार है, तो यह सिद्धांत संबंधित है लोक सहभागिता का सिद्धांत से। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में सशक्तिकरण किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में समाज कार्य के मूल्य किसके द्वारा विकसित किए गए थे? तो ये विकसित किए गए थे मेरी रिचमंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में समस्याओं की प्राथमिकता तय करना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो ये है दोस्तों योजना निर्माण का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत बनाना सामुदायिक संगठन की किस रणनीति का भाग है? तो ये है क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन है बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लोगों के जो नंबर कट रहे हैं तो इसी पर कट रहे हैं, है ना। हालांकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ट्रिक इनका यूज करेंगे, अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे तो आप आराम से इनका आंसर दे सकते हैं। पर लोग करते क्या है एग्ज़ाम हॉल में, वो हड़बड़ाहट के मारे इसको सही जानते रहते हैं फिर भी गलत कर जाते हैं, जो कि वो गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन किस प्रकार के सामाजिक कार्य का एक हिस्सा है? तो ये है सामुदायिक कार्य। ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी वर्क। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में व्यक्ति, समूह और संस्थाओं के बीच सहयोग पर जोर दिया जाता है। यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है दोस्तों, सामुदायिक संगठन स्वैच्छिक होता है जबकि सामुदायिक विकास योजनाबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में बाह्य संसाधनों पर कम और आंतरिक संसाधनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास में सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है निर्णय लेने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में संघर्ष प्रबंधन का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों कोलैबोरेशन, सहयोग का जो तरीका है तो सबसे प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में कौन कौन से मॉडल प्रचलित हैं? तो स्थानीय विकास मॉडल, सामाजिक योजना मॉडल, सामाजिक कार्य मॉडल या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसमें सभी है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन एक गतिशील प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है
मरे जी रॉस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन के किस सिद्धांत में निर्णय लेने में जन भागीदारी की को प्रमुखता दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों सहभागिता का सिद्धांत कहलाता है ना। पूछा गया ना किस सिद्धांत में निर्णय लेने में जन भागीदारी को प्रमुखता दी जाती है, तो ये दी जाती है सहभागिता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता को निष्पक्ष रहना चाहिए और लोगों को खुद निर्णय लेने देना चाहिए। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों समुदाय आधारित निर्णय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप पूरा ऑप्शन अगर आप पढ़िएगा तो वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, क्योंकि हम अगर पूरा ऑप्शन पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ आपको करेक्ट आंसर पढ़ के सुना रहे हैं। और हाँ, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। टोटल 155 क्वेश्चन है, उसमें से बताइएगा कि आपके टोटल कितने सही हुए हैं। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो वो एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर रिमाइंड कर लें, है ना, तो आपको बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम हॉल में। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में संघर्ष मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉथमैन मॉडल सामुदायिक संगठन की कौन सी 3 प्रमुख रणनीतियों पर केंद्रित है? तो ये है दोस्तों स्थानीय विकास, सामाजिक योजना और सामाजिक कार्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में प्राथमिक समस्या को हल करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो ये होती है सामाजिक जागरूकता अभियान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 का सामुदायिक संगठन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा है समुदाय को स्थानीय प्रशासन में अधिक भागीदारी मिले। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्या महत्व है? तो ये महत्व है यह सरकारी पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य है एंजाइम और हार्मोन के कार्यों में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन B12 या वसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12 जो है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। नेक्स्ट है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मैरास्मस और क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की अत्यधिक कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो ये हो सकती है दोस्तों त्वचा का शुष्क और फट जाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर रोग की रोकथाम के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे उपयुक्त है? तो ये है दूध, अंडा और दालें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रभावी है? तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जो भोजन सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, थायमिन B1 की दीर्घकालिक कमी किस मेटाबॉलिक एंजाइम की क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है? तो ये करती है दोस्तों पायरूवेट डिहाइड्रोजनेन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सीलिएक रोग मुख्यतः किस पोषक तत्व के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है वसा घुलनशील विटामिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बायोटिनिडेज डिफिशियंसी के कारण शरीर में किस न्यूट्रिएंट का चयापचय प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके पहले अगर आप ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब तो आपसे 155 में 155 पूरे बन जाएंगे, और यदि आप सॉल्व नहीं किए होंगे तो आप बताइएगा कि क्या इसके पहले आप सॉल्व किए थे या नहीं किए थे, आपको ये क्वेश्चन इसके पहले मिले थे सॉल्व करने के लिए या नहीं मिले थे, या कि आप पहली बार, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और हाई लेवल के चाहिए या कि ये लेवल सही है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ ही यहाँ पे पकड़ा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या परिवर्तन होगा? कमी होगी या वृद्धि होगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या केवल फाइब्रिनोजेन प्रभावित होगा? क्या होगा? इसका राइट आंसर है वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग मुख्यतः किस न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करता है? तो ये करता है सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट राष्ट्रीय आयोडीन दोष विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या में आयोडीन की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड फोर्टिफिकेशन नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को आयरन और फोलिक एसिड से समृद्धि बनाने की कोशिश की गई है? तो ये है दोस्तों नमक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मेडिएटेड एपिजेनेटिक रेगुलेशन में कौन सा न्यूट्रिएंट्स DNA मिथाइलेशन प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है फोलेट, विटामिन B9, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये होती है दोस्तों विटामिन E और सेलेनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिंक फिंगर प्रोटीन्स के जैव संश्लेषण में किस न्यूट्रिएंट की अनिवार्य भूमिका होती है? तो ये होती है जिंक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में लेस्ट नाहयान सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ये है प्यूरिन चयापचय में गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी मिथाइल मालोनिक एसिड के स्तर को क्यों बढ़ाती है? तो ये बढ़ाती है दोस्तों मिथाइल मालोनिल कोए म्यूटेज एंजाइम की गतिविधि को बाधित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से मेथियोनिन संश्लेषण चक्र में कौन सा मध्यवर्ती यौगिक असामान्य रूप से एकत्रित हो जाता है? तो ये होता है होमोसिस्टीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग के विकास में मुख्य रूप से कौन सा कोएंजाइम प्रभावित होता है? तो ये होता है NAD+, मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन D प्रतिरोधी रिकेट्स के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CYP27B1, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है, आप वीडियो पॉज करके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में कौन सा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ये होता है गाबा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की कमी से न्यूरोमस्कुलर गतिविधि में किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है? तो ये होता है टेटानी, अनियंत्रित संकुचन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करके और ये क्वेश्चन निकाल पाए हैं, ठीक है। इसलिए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे नोटिफिकेशन और अच्छे वीडियो पाने के लिए हर डेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA मिथाइलेशन को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है फोलेट B9,
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी के कारण हॉक्स जीन में अभिव्यक्ति पैटर्न में क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है हॉक्स जीन की गतिविधि में कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैनकेज सिंड्रोम किस स्ट्रेस एलिमेंट की कमी के कारण होता है? तो ये होता है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीफीडिंग सिंड्रोम मुख्यतः किन इलेक्ट्रोलाइट असंतुलनों से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा है दोस्तों हाइपोफास्फेटेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीसेमिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में सबसे प्रभावी फ्री रेडिकल स्कैवेंजर कौन सा एंजाइम है जिसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स द्वारा विकसित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्सीडाइज डिसम्यूटेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थैलेसीमिया में किस न्यूट्रिशनल फैक्टर की अधिकता रोग की जटिलताओं को बढ़ा सकती है? तो ये बढ़ा सकती है आयरन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नीमन पिक रोग में लिपिड चयापचय किस एंजाइम की कमी के कारण बाधित होता है? तो ये होता है दोस्तों स्फिंगोमाइलिनेज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोषण में सुधार के लिए सुझाए गए बायोफोर्टिफिकेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनाज आयरन और जिंक से समृद्धि किया गया है? तो ये किया गया है गेहूं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल मालोनिक एसिड का स्तर किन्हीं दो पोषक तत्वों की कमी से बढ़ सकता है? इनमें से एक विटामिन B12 है और दूसरा कौन सा न्यूट्रिएंट है? तो ये है बायोटिन विटामिन B7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यूट्रिशनल फैक्टर की कमी TCA साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरेट के सक्सिनाइल कोए में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बाधित करती है? देखिए दोस्तों किस लेवल के क्वेश्चन हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप दे सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ में इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए तो और फिर इसको कंटिन्यू देखिए। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन B1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टनप रोग के कारण कौन सा अमीनो एसिड अवशोषण में गड़बड़ी होती है जिससे पेलाग्रा जैसे लक्षण विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकार उत्पन्न हो सकता है जिसमें स्पाइनोसेरिबेलर अटैक्सिया प्रमुख लक्षण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक अटैक्सिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व DNA हाइपोथिमाइलेशन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइटोकॉन्ड्रियल यूबिक्विनोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम मुख्यतः किस ग्रंथि से जुड़े विकारों की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो ये कार्य करता है दोस्तों थायराइड ग्रंथ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कोम्स टेस्ट मुख्य रूप से किन परिस्थितियों के निदान के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में स्किस्टोसाइट्स हेलमेट कोशिकाएं जिनको कहते हैं कि उपस्थिति किस विकार का संकेत देती है? तो ये देती है दोस्तों माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन दर में वृद्धि निम्नलिखित में से किस स्थिति में देखी जाती है? तो ये देखी जाती है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लीवर फंक्शन टेस्ट में अल्कलाइन फास्फेटेज का स्तर किन स्थितियों में बढ़ सकता है? तो ये बढ़ सकता है ऑस्टियोमलेशिया और पित्त अवरोध में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीरम एमाइलेज और लाइपेज परीक्षण मुख्य रूप से किस अंग के विकारों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अग्न्याशय के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोटाइपिंग टेस्ट मुख्य रूप से किस स्थिति में निदान में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोमल विकार जैसे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए उपयुक्त है? तो यह है क्षय रोग, टीबी जिसको कहते हैं तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा भ्रूण प्रोटीन किस प्रकार के कैंसर के बायोमार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए लीवर कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडल टेस्ट मुख्य रूप से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों टाइफाइड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संक्रमण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है HIV, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्तर बढ़ने से कौन सी स्थिति इंगित होती है? तो ये होती है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सामेथासोन दमन परीक्षण मुख्य रूप से किस हार्मोनल विकार की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ट्रोपोनिन फर्स्ट और ट्रोपोनिन टी टेस्ट किस स्थिति के निदान में सहायक होता है? तो ये होता है माइकोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सीरम सेरुलोप्लाज्मिन परीक्षण किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विल्सन डिजीज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट मुख्य रूप से किस अंग की कार्यक्षमता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों किडनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन तकनीक का उपयोग किस रोग के निदान में किया जाता है? तो ये किया जाता है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए उपयोग की जाती है? तो ये है DNA, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है CA-125 टेस्ट मुख्य रूप से किस कैंसर के लिए किया जाता है? तो ये है ओवरी का कैंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HER2/न्यू HER2/न्यू परीक्षण किस प्रकार के कैंसर में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैंटॉक्स टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है TB के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट मुख्य रूप से किस वायरस के निदान के लिए आवश्यक के लिए किया जाता है? तो ये है HIV, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BNP ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए किया जाता है? तो ये है हार्ट फेलियर के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की पहचान में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अनियमित हृदय गति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ANA एंटी अनक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए
किया जाता है? तो ये किया जाता है ल्यूपस, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों ल्यूपस बीमारी के लक्षण क्या है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है रूमेटाइड फैक्टर, जिसको RF फैक्टर कहते हैं, टेस्ट मुख्य रूप से किस स्थिति के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट किस स्थिति के निदान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एडिसन डिजीज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है HbA1c टेस्ट मुख्य रूप से किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मधुमेह, डायबिटीज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल विथ डिसएबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में आइडिया कहते हैं, के अंतर्गत कितने प्रकार की अक्षमताओं को विशेष शिक्षा के लिए मान्यता दी गई है? तो ये है 13 प्रकार की। 13 प्रकार की जो अक्षमता है उसको मान्यता दी गई है आइडिया के थ्रू। नेक्स्ट है मल्टी डिसएबिलिटी का क्या अर्थ होता है? मल्टी डिसएबिलिटी का अर्थ क्या है कि जब एक बच्चे में 2 या 2 से अधिक अक्षमताएं होती हैं और वे अलग अलग कार्य करती हैं, तब उसको मल्टी डिसएबिलिटी का दर्जा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता का निर्धारण मुख्य रूप से किन मानदंडों के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है IQ स्तर और अनुकूली व्यवहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी वाले बच्चों का IQ स्तर सामान्यतः किस सीमा में होता है? तो ये होता है 50 से 70, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के से प्रभावित बच्चों में मुख्यतः कौन सी विशेषताएं देखी जाती है? तो ये देखी जाती है संचार और सामाजिक कौशल में कठिनाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ माइंड की कमी किस विकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने और भाषा समझने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्केलकुलिया से ग्रसित बच्चे को मुख्य रूप से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है गणितीय संख्याओं और अवधारणाओं को समझने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी विकार का कारण क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है दोस्तों न्यूरोलॉजिकल असंतुलन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ADHD से ग्रसित बच्चों में कौन से प्रमुख लक्षण देखे जाते हैं? तो ये देखे जाते हैं अति सक्रियता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और आवेगशीलता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज किस प्रकार की अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों श्रवण बाधा, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी के जनक कौन है? तो ये है अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एरिक एरिक्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस आयु वर्ग में होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा सामाजिक विकास का चरण इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी से संबंधित है? तो ये है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस की संकल्पना किसने दी? तो ये दी है डैनियल गोलमैन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेरेंटल स्टाइल के 4 प्रकार किसने परिभाषित किए थे? तो इन्होंने किया था डियाना बॉमरीन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेरेंटल स्टाइल के 4 प्रकार
किसने परिभाषित किए थे? तो इन्होंने पहले ये यहाँ डियाना बॉमरीन ने किया था 4 प्रकार से। यहाँ पे इस चारों का ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दूसरे लोगों की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कौन सा तत्व प्रो सोशल बिहेवियर को प्रभावित करता है? तो ये करता है दोस्तों उपरोक्त सभी, सहानुभूति, संज्ञानात्मक कौशल और आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? तो ये होते हैं 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत कौन सा चरण आता है? तो ये आता है पारस्परिक संबंध और अधिकार, पारस्परिक संबंध और अधिकार एवं सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ है शिक्षण प्रक्रिया में धीरे धीरे सहायता कम करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एगोसेंट्रिक स्पीच की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दिए थे जीन पियाजे जी ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खेलों के माध्यम से सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सोशियो ड्रामेटिक प्ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रियन से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये बीमारी है क्रुट्सफेल्ड याकब रोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हानसेन डिजीज किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एबोला वायरस का प्राथमिक संक्रमण स्रोत क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है संक्रमित बंदर और चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन HbS के उत्परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलियन बेरे सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्किंसंस रोग में मुख्य रूप से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है दोस्तों डोपामिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो ये होता है धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए क्योंकि यह लंबे समय तक लक्षण नहीं दिखाता, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BRCA1 और BRCA2 जीन में उत्परिवर्तन किस प्रकार के कैंसर से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्तन और डिम्ब ग्रंथि कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है अस्थि मज्जा को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायबिटीज़ टाइप 1 मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी के कारण होती है? तो ये होती है इंसुलिन के कारण। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 155 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है आप ये भी कमेंट करिएगा, और आपके टोटल कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए ये भी बताइएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हर डेट के अलग अलग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें क्या कैसे है, आप अगर अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई डेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।